गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्यपुस्तक कृतिका का तीसरा अध्याय रीढ़ की हड्डी, जो कि एक एकांकी के रूप में जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है और इसमें समाज में दहेज प्रथा और लड़की के विवाह को एक व्यवसाय मान लेने वाले लोगों की मानसिकता के ऊपर व्यंग्य किया गया है। साथ ही स्त्री की शिक्षा के विरोधी लोगों की मानसिकता पर भी व्यंग्य किया गया है। हम बात कर रहे थे गोपाल प्रसाद और बाबू रामस्वरूप के बारे में। रामस्वरूप को अपनी लड़की उमा का विवाह करना होता है। वो परेशान होते हैं। बड़ी मुश्किल से वो गोपाल प्रसाद और उसके लड़के को ढूंढते हैं और अपने घर आमंत्रित करते हैं लड़की को देखने के लिए। लड़की को देखने के लिए जब वो आते हैं तो अनुभवी और फितरती महाशय दिखाई देते हैं। रामस्वरूप के द्वारा औपचारिकताओं का निर्वहन किया जाता है। उनकी आवभगत, सत्कार और मनुहार की जाती है। फिर माहौल को हंसी मजाक से युक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की बातें वहाँ पर की जाती है, जिसमें विवाह का विषय, सरकार का विषय और लड़की का विषय मुख्य बिंदु बनते हैं और हंसी मजाक के बहुत सारी बातें यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा प्रकट की गई है। आज हम बात करेंगे पेज नंबर 36, रामस्वरूप जी का कथन। जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। मतलब इसके बारे में, लड़की के बारे में बात की जा रही है कि लड़की की सुंदरता विवाह में कितना महत्व रखती है। तो रामस्वरूप जी उनकी संतुष्टि के लिए कहते हैं कि जी हाँ, वह तो जब अभी लड़की आपके समक्ष उपस्थित हो तभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद कि देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। तो रामस्वरूप उनकी इस बात पर हंसते हैं और कहते हैं कि यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं और जायचा यानी जन्मपत्री तो मिल ही गया होगा। तो रामस्वरूप जी कहते हैं कि जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। अर्थात उसका विश्वास भगवान पर है कि जन्मपत्री वगैरह से कुछ नहीं होता। विवाह अगर करना है तो भगवान सब कुछ अच्छा करता है, इसलिए वो जायचा अर्थात जन्मपत्री के मिलाने की बात को बड़ा सरल और सहज भाव से प्रकट करता है। तब गोपाल प्रसाद कहते हैं, ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर। लेकिन हाँ, ये जो मेरे कानों में भनक पड़ी है ये तो गलत है ना। अब कौन सी भनक पड़ी? पढ़ाई लिखाई के बारे में, क्योंकि गोपाल प्रसाद अपने घर में कम पढ़ी लिखी बहू लाना चाहते थे। तो रामस्वरूप चौंक कर कहते हैं, क्या? कि गोपाल प्रसाद कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उसके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? वो शंकर से भी इस बात का समर्थन प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर लड़की ज़्यादा शिक्षित होगी, उच्च शिक्षित होगी, तो वो अपने ऊपर होने वाले अन्याय और अत्याचारों का विरोध करेगी, परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करेगी और अपने हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करेगी। और वो उसे इस रूप में देखना नहीं चाहते। वो उसे केवल एक गृहिणी बनाकर घर का कामकाज करने वाले के रूप में ही रखना चाहते हैं। तो शंकर अपने पिता की बात का समर्थन करते हुए कहता है कि जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं,
तो रामस्वरूप कहते हैं कि नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तब गोपाल प्रसाद कहते हैं कि और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। मतलब वो केवल शिक्षा किसका अधिकार मान रहे हैं? मर्दों का। वो लड़कियों की शिक्षा के बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हैं। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। मतलब वो कुल मिलाकर औरत को गृहस्थी को चलाने वाली एक नौका मानकर चलता है। और इसी बात को मजाक के रूप में कहा जाता है कि जनाब मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। तब रामस्वरूप भी उस हंसी मजाक के विषय को आगे बढ़ाता है और कहता है, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। हाँ। और ये कहकर के वो हंसने लगता है। रामस्वरूप की इसी बात पर शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद जी गंभीर हो जाते हैं। तो गोपाल प्रसाद कहता है, हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से ही एक है। तो रामस्वरूप शंकर से कहते हैं कि चाय और लीजिए। तो शंकर कहता है, धन्यवाद, पी चुका। तब रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से कहते हैं, आप? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए। मतलब रामस्वरूप उनसे बार बार चाय और नाश्ता लेने का आग्रह करते रहते हैं। तो रामस्वरूप कहते हैं कि आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं, वो मक्खन ख़त्म हो गया। कहने का मतलब ये है यहाँ पर, और मक्खन लेने गया वो लेकर के नहीं आया। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं। तो रामस्वरूप उनकी इस बात के ऊपर हंसते हैं और मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह करके ज़रा ज़ोर से, अरे पान भिजवा देना। वो किसको कह रहे हैं? अपनी पत्नी को। और पान किसके साथ आएगा? उमा के साथ। वो पूछता है, सिगरेट मंगवाऊँ? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, जी नहीं। पान की तश्तरी हाथों में लिए हुए उमा का प्रवेश होता है। उमा आती है। उसने कोई बनावटी दिखावटी जीवन शैली को स्वीकार नहीं किया, सुंदर कपड़े नहीं पहने, सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग नहीं किया, इसलिए उसके व्यक्तित्व को बताते हुए कहा गया है कि सादगी के कपड़े उसने पहन रखे हैं। गर्दन झुकी हुई है। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। तो रामस्वरूप कहते हैं, यही आपकी लड़की है। कहने का मतलब है कि यही है मेरी लड़की जिसका मुझे विवाह करना है। और कहते हैं कि लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। चश्मा दिखते ही बाप और बेटे दोनों चौंक उठते हैं। आप सोचो क्यों? क्योंकि यहाँ भी उनकी हीन मानसिकता है। आंखें कमज़ोर भी हो सकती है तो चश्मा कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होता, लेकिन उनको ऐसी लड़की चाहिए जो आँखों से भी कमज़ोर ना हो। तो रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ कहते हैं, चश्मा। तो रामस्वरूप उस बात को संभालते हैं और कहते हैं ज़रा शक पकाकर कि जय वह तो पहले पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। इस प्रकार से रामस्वरूप अपनी बेटी की उस शारीरिक कमजोरी को लोगों के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहते और बात को संभाल लेते हैं। तब गोपाल प्रसाद को शंका होती है और गोपाल प्रसाद उसकी पढ़ाई लिखाई के बाबत या बारे में पूछना चाहते हैं और कहते हैं,
कि पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ। तो रामस्वरूप कहता है नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज किया ना। मतलब देखो, एक पिता की सामाजिक व्यवस्था देखो कि किस तरह से लड़के शिक्षित है, परंतु उसकी योग्यता को वो विवाह की परंपरा के निर्वहन के कारण समाज के समक्ष प्रकट भी नहीं कर पा रहा है। तब गोपाल प्रसाद उसकी बात पर विश्वास करते हैं और कहते हैं संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में कहते हैं बैठो बेटी, और वो उस उमा को बैठने के लिए कहते हैं। धन्यवाद।